सिलेबस में 4 सेक्शन है, जिसमें एक भाग लिटरेचर वाला है। लिटरेचर में 3 किताबें पढ़नी होती हैं, 3 टाइप की किताबें, एक प्रोज छोटी छोटी कहानियाँ, सप्लीमेंट्री बड़ी बड़ी कहानियाँ, और एक पोएट्री होता है। पोएट्री मीन कविताओं वाली किताब यू कैन से। तो इसमें से 10 नंबर का सवाल आएगा, जो 2 भागों में डिवाइडेड होगा। हम तैयार करते हैं, जरा एक बार डिस्कशन करते हैं क्या है, कैसे उसको, कैसे सवाल आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। देखिए 2 नंबर के 2 सवाल बनेंगे इससे। पहला सवाल बनेगा स्टेंजा से, यानी कि एक 4 लाइन कविता दे दी जाएगी, किसी कविता का कोई खंड, और उससे संबंधित 3 सवाल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के 3 सवाल पूछे जाएंगे 6 नंबर का। बचा कितना, 4, 10 नंबर का टोटल आना है इसका। 4 नंबर बचा ना, तो वो 4 नंबर पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया एक एक करके हम बात करते हैं ना, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहले इस वाले सेशन पे बात कर लेते हैं कि किस टाइप के सवाल, ये जो 3 सवाल आएंगे ना, कैसे सवाल आएंगे, इनको कैसे टैकल करेंगे। आगे सवाल तो कैसे इनसे जो है जूझेंगे हम। तो अभी 2022 वाले में सवाल आया है, जिसमें पहला तो सवाल पूछा गया है, जिसको आप जो हाई स्कूल की क्लास में रेफरेंस के नाम से पढ़ा था आपने, इसमें संदर्भ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कौन इस जो स्टेंजा दिया गया, जो 4 लाइन लिखी गई है, उसके लेखक कौन है, वह किस कविता से है, उस पोएम की टाइटल क्या है, पोएम का, कविता का नाम क्या है ना। जैसे 2022 में सवाल आया है स्टेंजा दिया गया है 4 लाइन का ना, आंट जेनिफर्स का, उसमें से सवाल पूछा गया व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ऊपर जो दिया गया एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट लिखा होगा, स्टेंजा लिखा होगा, लाइन लिखी होगी, कुछ भी लिखा जा सकता है ना। इसका मतलब कविता का एक पार्ट 4 लाइन का, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इसके जो जिस पोएम से लिया गया है, उसका टाइटल क्या है, यानी उसका नाम क्या है इस कविता का, एंड हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, यानी उसके लेखक कौन है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि राइट द रेफरेंस ऑफ द गिवन स्टेंजा, इस स्टेंजा का रेफरेंस लिखिए, संदर्भ लिखिए ना। तो कहने का मतलब सीधा सीधा पहला सवाल है खूब। अब हमेशा ये सवाल नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि पक्का आएगा ही, पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है कि ये इस टाइप का सवाल पहला सवाल होता है, पहला सवाल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए आपको, पता, आपको जितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं भाई, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 5 चैप्टर के आपको पार्ट का नाम पता होना चाहिए, एक बार पढ़ा होना चाहिए, ताकि अगर स्टेंजा को पढ़ें, 4 लाइन को पढ़ें, तो एक बार दिमाग में क्लिक कर जाए, नहीं ये आंट जेनिफर का है, जेनिफर टाइगर का है ना, या ये कीपिंग क्विट का है, या किस चैप्टर का है ना स्टेंजा। तो ये एक बार उसको पढ़ा होगा तो उसको पहचान लिया जाएगा। पहली बात, पहचान लेने के बाद क्या होता है, अब रेफरेंस लिखना है अगर, तो कैसे लिखोगे, आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, एंड उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। लेखक को कंपोजर कह देते हैं, कंपोजर या फिर पोएट। पोएट माने तो कवि, है ना। तो अब क्योंकि कविता है, कविता में पोएट ही होता है ना, राइटर नहीं होता है, ठीक है, नहीं कहा जाता, उसे लेखक नहीं कहा जाता है ना, ठीक है, रचयिता कहा जाता है, आप जानते हो हिंदी में। तो हम 5 पाठ के नाम लिख लेते हैं, और प्लस उनके लेखक का नाम लिख लेते हैं, इससे हमारा 2 नंबर तैयार हो गया, है ना। लगभग लगभग मान के चलिए 90% ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 2 नंबर तैयार हो गया, है ना। 5 पाठ के नाम हम लिख लाए हैं, जरा हम लिख देते हैं। माई मदर 866, माई मदर 866, ठीक है। तो 66 साल की उसकी मम्मी है, उसके बारे में वो दुख व्यक्त कर रही है कि कुछ दिन बाद वो नहीं रहेंगी, दुनिया भर की बातें हैं ना, आप चैप्टर पढ़ोगे तो जान पाओगे, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, कमला दास, कमला
दास। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है ना, गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा चैप्टर है इसमें, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, है ना। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक स्टीफन स्पेंडर ना, स्टीफन, स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है ना, स्टीफन स्पेंडर। अब आपको पूरा नाम नहीं याद करा तो एस स्पेंडर आप याद कर सकते हो ना, पर आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर वाला पहला सवाल लगभग यही पूछा जाता है, लगभग हर बार देखा इसे देखने को मिला है। फिर अगला है कीपिंग क्वाइट, शांति बनाए रखो ना। लेखक कहता है भाई सब लोग कुछ समय के लिए बिल्कुल अपना सब काम बंद कर दीजिए और फिर देखिए अपने आप को अवमूल्यांकित करिए कि आखिर क्या हो रहा है, या जो हो रहा था उसका क्या परिणाम था, अब क्या परिवर्तन आया, है ना। तो पाठ पढ़ेंगे तो देखेंगे। खैर कीपिंग क्वाइट अगर जरूरत पड़ा तो पढ़ेंगे ना, देखेंगे भी, पता चल जाएगा जरूरत है कि नहीं है। कीपिंग क्वाइट का लेखक है पैलो नेरुदा। पैलो भी साइलेंट है, पैलो नेरुदा, ठीक है। इसके लेखक पैलो नेरुदा। आप अब टाइटल कविता का टाइटल समझ देख पा रहे हो ना, उसके लेखक का नाम देख पा रहे हो। 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आप थोड़ा सा ये तैयार कर लो तो आपका 2 नंबर शायद पक्का हो जाएगा। एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉन कीट, ठीक है। इसके लेखक जॉन कीट साहब हैं, ठीक है। ब्यूटी क्या है, सच्ची सुंदरता क्या है, जो हमेशा पूरे थ्रो लाइफ है ना आनंद प्रोवाइड कराती है, ठीक है, उसको बक्से में बताया गया। आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर्स, स्पेलिंग देखना होगा, जेनिफर, आंटी जेनिफर का टाइगर, है ना। एक औरत है, वो अपना जो है एक टाइगर बनाती है, इस बात का संकेत है कि वो अब आजाद हो रही है, वो अपने जो अभी तक उसका पति से परेशान थी, आजादी ले रही है, इस टाइप की। अब वो डर खत्म, डर के दिन गए, इस टाइप की बात है। अगर जरूरत होगी तो कब तक पढ़ेंगे। खैर कौन है इसके लेखक? एडरिन रिच, आप इसको एडी रिच कह सकते हो, एडी रिच, ठीक है। अब आपका इतना पढ़ने से, इतना लर्न करने से आपका 2 नंबर का तैयार हो रहा है, ठीक है। वो आपकी जिम्मेदारी है, इसको एक बार एक बार अपने हाथ से लिख लोगे तो याद हो जाएगा कम से कम, क्लियर। तो ये हो गया एक सेशन ना 2 नंबर का, है ना। अब इसको हम रब कर देंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो कॉमन है, हर बार पूछा जाता है, जनरली हर बार ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता ना, पर यह है कि ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से सवाल आए हैं उस आधार पर ना। तो और आपके सिलेबस में लिखा भी है ये सब कि जो है एक सवाल इसमें ये भी शामिल होगा कि फिगर ऑफ स्पीच के सवाल पूछे जाएं, इस टाइप की बातें लिखी गई है आपके सिलेबस में, स्टेंजा से, इस पोएट से, ठीक है। तो हम जरा देखते हैं एक बार। तो 2 नंबर का सवाल आपने देखा, पहला रेफरेंस टाइप का सवाल आता है, रेफरेंस से। दूसरा सवाल बनता है जो फिगर ऑफ स्पीच से बन सकता है, खैर फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर से आप परिचित हो पहले से ही ना, कि भाई है ना, आप देखिए 2x2 का कुछ होता है, शरीर मोटा लंबा चौड़ा, है ना, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि देश का फिगर अच्छा है या देश का
फिगर अच्छा बनाने के लिए तो लोग जिम करते हैं, दुनिया भर की बात नौटंकी करते हैं ना। तो फिगर मतलब होता है अट्रैक्शन, वो पावर, वो सुंदरता, है ना, वो शब्द या वो चीज जिसके कारण सुंदरता आ जाए। बात कविता की हो रही है, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच में सुंदरता लाने वाले कौन सी जो होगा, उसमें शब्दों के स्तर पर सुंदरता आ सकती है, शब्दों का या शब्दों का मतलब कुछ ऐसा ही लिखा जाए जिससे कविता में सुंदरता आ जाए, शब्द में चमक आ जाए, अट्रैक्शन आ जाए थोड़ा सा ना, ठीक है, उसका कवित्व तो बढ़ जाए, है ना, इस टाइप की बातें कह सकते हो, उसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का पूछा जाएगा, इसी में स्टेंजा दिया जाएगा ना, और इसको पहचानने के आ गया भाई, इसमें बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पहचान के हमें दिखाइए, सवाल पूछा जा सकता है 2 नंबर का, है ना। तो 2 नंबर तैयार होगा, 2 नंबर ये तैयार करवाते हैं जरा ना, पढ़ते हैं जरा, फिगर ऑफ स्पीच, हम इसको मिटा दें, चलिए लिख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट या फिर स्टेंजा या फिर लाइंस, यही सब लिखा होता है उसमें ना, ठीक है। कितने, 2 × 3, 6 नंबर, है ना। अब हम जरा पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच ना, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं जरा, कुछ है GURE ना, SPECH ना, स्पीच। तो कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं जरा हम देख लेते हैं एक एक करके ना। पहला, अच्छा हिंदी में अलंकार पढ़ा होगा ना, वही है यही उसका, उसी का रूप है इसमें कुछ ना, तो हम उस बात को ध्यान उसे उससे जोड़कर पढ़ेंगे, ठीक। जैसे पहला पढ़ते हैं सिमिल, सिमिल का मतलब होता है उपमा, आप याद करिए उपमा अलंकार हिंदी में पढ़ा था इसमें। अच्छा ऐसा भी हो सकता है इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए, माइट भी हो सकता है, कुछ पक्का पता नहीं है ना, कि राइट द डेफिनेशन ऑफ द सिमिल विद गिव एंड गिव 2 एग्जांपल या 1 एग्जांपल, है ना, या डिस्क्राइब द सिमिल विथ सुटेबल एग्जांपल, माइट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सबके डेफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है। खैर समझ लेते पहले ना, तो उपमा अलंकार पढ़ा था उसमें कि जब 2 अलग अलग चीजों की तुलना करी जाती है किसी एक समानता के आधार पर, और बताया जाता है ये इसकी तरह ये है ना, तो वहां पे सिमिल अलंकार उपमा अलंकार होता था। जैसे आपने पढ़ा था ना, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, है ना। आप देखिए इसमें इसमें देखिए ना, इसमें कौन सा अलंकार है, चांद, चांद की तरह, है ना, चांद सा ये चेहरा कैसा रोशन है, जैसे चांद रोशन है ना, चांद में जैसे रोशनी है वैसे चेहरे पे रोशनी है, यही तो बात बताई जा रही है इसमें। तो चांद और चेहरे के बीच में तुलना करी गई है एक समानता के आधार पर, दैट इज रोशनी, है ना। तो ऐसे और बहुत सारे जो आपने सुने होंगे, जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, है ना, उसमें आपका चेहरा जैसे फूल टाइप का है, इस टाइप की ना बातें कही जा रही है। तो आप समझ रहे हो उसमें फूल और चेहरे के बीच में तुलना करी गई है, ठीक है, और बताया गया है कि आपका चेहरा जो है फूल के टाइप का है, इस टाइप की ना। तो वहाँ पर जो है ये अलंकार है। जैसे आपने वहाँ पर पढ़ा था एक सही शब्द में लिटरेचर में, राधा के कमल चरण के समान, राधा के चरण कमल के समान कोमल है। तो राधा के चरण और कमल के बीच में समानता के कोमलता के आधार पर तुलना करी गई ना, और बताया गया देखिए दोनों के बीच में समानता है ना, दोनों कोमल है, इस टाइप की बातें करी गई ना। तो वही बात यहाँ पे भी लिखना है उपमा अलंकार में, हमें देखते हैं जरा, है ना, लिख लेते हैं। तो हमने डेफिनेशन लिख लिया है, उसी को हम लिखवा देते हैं। आप अगर पूछा जाएगा डेफिनेशन तो वैसे लिख देना, अदरवाइज इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। अगर पहचानने को 4 लाइन आ गई, उसमें से पहचानने को आ गया तो उसमें वो शब्द अगर मिल जाए तो आप लिख देना, हाँ यहाँ पर जो है सिमिल फिगर ऑफ स्पीच है। पढ़ते हैं जरा, व्हेन पोएट कंपेयर 2 और मोर डिफरेंट थिंग्स, यदि कवि तुलना करता है 2 या 2 से अधिक अलग अलग चीजों के बीच में ना, देन पोएट, अच्छा हम लिखवा दे रहे हैं ना कि आप लिख लीजिए, ठीक है, बोल कर काम नहीं चलाया जा सकता, इसलिए लिखवा दे रहे हैं। व्हेन पोएट कंपेयर 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें ना, अगर समान है तो फिर मतलब ही नहीं है ना, डिफरेंट
ठीक है। व्हेन कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स इन द पोएम ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर क्वालिटीज, टू डिफरेंट थिंग इन द पोएम, कविता में ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, किसी एक समान गुण के आधार पर, दो अलग अलग चीजों के बीच में। व्हेन द पोएट, जब कभी कंपेयर करता है, तुलना करता है, टू आर मोर डिफरेंट थिंग्स, बिटवीन लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना, बिटवीन, है ना, बीच में, दो या दो से अधिक चीजों के बीच में, इन द पोएम, किसमें, कविता में, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, किसी समानता के आधार पर ना, बेसिस ऑफ सिमिलर, सम सिमिलर, कुछ समानता के आधार पर ना, क्वालिटीज, क्वालिटीज ना, सम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर क्वालिटीज, ठीक है, इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, सिमिल, है ना, सिमिल फिगर ऑफ स्पीच। अब लिख लेना, ये कहलाएगा सिमिल फिगर ऑफ स्पीच, है ना, ठीक है, अब ऐसा कह सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अगेन इसमें दो शब्द बताए गए हैं, जैसे कहीं, जब कहीं किसी कविता में लाइक शब्द मिल जाए, लाइक माने होता है जैसे या तरह, वह चांद की तरह चमकता है ना, वह हाथी की तरह मोटा है, वह ऐसे मोटा है जैसे हाथी, वह ऐसे मोटा है जैसे, वह ऐसे लंबा है जैसे जिराफ, ऐसे कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। तो तरह शब्द आए ना, तो भी आपने वह जो है घोड़े की तरह दौड़ता है, तेज दौड़ता है ना, तो तरह, सब तरह के लिए क्या शब्द है, अच्छा तरह है ना, घोड़े की तरह दौड़ता है, यानी घोड़े की दौड़ और उसके दौड़ में समानता व्यक्त की गई है, दौड़ के आधार पर ना, एक गुण है समान है, कौन सा गुण समान है, घोड़े और उसके दौड़ना, है ना, तेज दौड़ना, इसीलिए तरह शब्द का प्रयोग करके इस बात को बताया गया है ना। जैसे, और एक जैसे है ना, एज, एज माने होता है जैसे, कई बार ये जस्ट एज लिखा होगा ना, तो ये शब्द अगर मिल जाए ना कविता में, तो आप कह सकते हो यहाँ पर सिमिल अलंकार है ना, सिमिल फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे ही इज टॉल, ही इज एज टॉल एज जिराफ, वह ऐसे लंबा है जैसे जिराफ, है ना। ही रन एज फास्ट एज हॉर्स, वह इतना तेज दौड़ता है जैसे, ऐसे तेज दौड़ता है जैसे घोड़ा। कह सकते नहीं कह सकते, ऐसे तमाम सारी हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप सुनिए, है ना, और चाहो तो लिख सकते हो, लिख नहीं पाएंगे क्या फायदा, है ना। इट इज एज कोल्ड एज आइस, इतनी इतनी ठंड है जैसे बर्फ। अब जैसे बर्फ ना, अब ठंड के आधार पर बर्फ और ठंडी के बीच में तुलना करी गई है ना, मतलब मौसम के बीच में तुलना करी गई, ठीक है। एज बिजी एज बी, इतना बिजी है, ऐसे बिजी है जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी अपने आप काम करती रहती ना, तो इस टाइप की ना, तो बिजी यानी कि व्यस्त रहने वाले गुण के आधार पर मधुमक्खी और किसी व्यक्ति के बीच में तुलना करी जा रही है ना, आप ऐसे कह सकते हो ना। ही इज एज गुड एज गोल्ड, ही इज एज गुड एज गोल्ड, या किसी का नाम लिखिए, माई मदर एज गुड एज गोल्ड, मेरी माँ ऐसे अच्छी है जैसे सोना, है ना, तो आप ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर एज शब्द लिखा है ना, एज, हम एक लिख के दिखाते हैं, माई मदर, आप किसी का नाम लिख सकते हो जिसको भी आप लिखना चाहते हो, माई मदर एज गुड एज सोना गोल्ड, कह पाओगे नहीं। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है ना, ऐसे कह सकते हो ना, ठीक है। तो ये सारी बातें कह सकते हो ना। रन लाइक हॉर्स, ही रन्स लाइक हॉर्स, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, रन लाइक हॉर्स, है ना, घोड़े की तरह दौड़ता है, ठीक है, इस टाइप की बातें कही जा रही ना। तो आप समझते हो सिमिल के बारे में समझ पा रहे हो। अगर कहीं पे आप इसकी डिफिनेशन लिखना तो ये बात लिख सकते हो, व्हेन पोएट कंपेयर टू बिटवीन टू थिंग्स, कविता को कभी ही जो लिखेगा तो टू थिंग्स, टू आर मोर थिंग्स, टू आर मोर डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीज, इन द पोएम, कविता में, ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटी, सम लिख लीजिएगा, सम सिमिलर क्वालिटीज इज कॉल्ड सिमिल फिगर ऑफ स्पीच, हो गया आराम से। जैसे
इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द टर्म लाइक, एज, जस्ट एज आर यूज्ड। कह पाओगे आराम से ना। उसके बाद में एग्जाम्पल लिख सकते हो, माई मदर इज गुड एज गोल्ड, है ना। ही रन्स लाइक अ हॉर्स, वह घोड़े की तरह दौड़ता है। ही इज टॉल एज जिराफ, वह इतना ऐसे लंबा है जैसे जिराफ। आप लिख पाओगे उपमा का अलंकार, आराम से लिख पाओगे ना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये डेफिनेशन लिखने को भी आ सकती है, इसलिए अच्छा अगर मान लिया टिक करना हो ना, तो बार बार देखने से काम चल जाएगा। बार बार देखिए और वहां पे जब देखोगे तो क्लिक कर जाएगा, दिमाग में याद आ जाएगा ना। लेकिन जब सवाल को लिखना होता है ना, लिख कर आंसर लिखना होता है ना, तब क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, शब्द तो शब्द पता होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए लिखना पड़ता है। बिना लिखे कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आपको पूरी तरह से आ गया ना। लिख लीजिए एक बार, है बात नहीं, इससे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, पक्का याद हो जाएगा इसे कहते हैं, ठीक है। तो सिमिल हो गया। अभी हम पढ़ लेते हैं जरा मेटाफर। अच्छा, मेटाफर हिंदी में आपने पढ़ा होगा, मेटाफोर है ना, इस हिंदी में पढ़ा होगा रूपक अलंकार, है ना। रूपक अलंकार क्या था? रूपक अलंकार था जी जब जब दो अलग अलग चीजों के बीच में तुलना करते समय बिल्कुल अंतर खत्म कर दिया जाता है, तब वहां पर रूपक अलंकार होता था। ऐसा पढ़ा था आपने ना। यही बात अंग्रेजी में भी कह दीजिए, है ना। तो जब दो चीजों के बीच में तुलना करी जाए, उनकी आइडेंटिटी एकदम से मिक्स हो जाए एक दूसरे में और वो एक बन जाए, है ना। पहली चीज दूसरे में आरोपित कर दी जाए, ऐसे कहा जाता नहीं कि उसके भेद रहित आरोप हो। पहली चीज का उपमेय उपमेय का उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, ऐसा पढ़ा था आपने ना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इम्प्लाइज ऑन अदर्स, उस पर जो है आरोपित हो जा रहा है, ठीक है, पूरी तरह से ऐसी बात करी जा रही है, ठीक है। तो आप इसी बात को लिख लीजिए। जैसे आपने गाना सुना था, कोई गाना वाना सुना सुना होगा ना तमाम सारे, बनो तेरी अखियां सूरमेदानी। अब इसमें आंख और सूरमेदानी में अंतर खत्म कर दिया गया। आंख ऐसे सूरमेदानी की तरह लग रही है, इस टाइप की बात उसके अंदर है, कवि के अंदर जो लिख रहा है गाना, ठीक है। तो लिखते लिखते उसने ये बात कह दी, बनो तेरी अखियां सूरमेदानी, आपकी आंखें एकदम सूरमेदानी है, सूरमेदानी की तरह नहीं है, सूरमेदानी पूरी पक्की कह दिया गया ना। तो यहाँ पर बिल्कुल रूपक अलंकार कह दिया गया। दोनों सूरमेदानी और आंख के बीच में जो अंतर है ना, वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। दोनों की पहचान फ्यूज कर दी गई, एक दूसरे मिला दी गई, ठीक है। यही बात इसमें कही गई, ठीक है। जैसे आपने सुना चांद वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में, है ना, चांद वाला मुखड़ा, चांद जैसा मुखड़ा नहीं, चांद वाला मुखड़ा, है बात नहीं। तो ये सारी बातें, तो जरा हम लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या पता डेफिनेशन भी लिखने को आ जाए ना, लिख लेते हैं एक बार ना, ठीक है। व्हेन पोएट राइट सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इन सच अ वे, इस प्रकार लिखता है, दैट द आइडेंटिटी ऑफ दीज थिंग्स फ्यूज्ड इन टू वन, है ना। पोएट दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हुए इस तरह से लिखता है कि उन दोनों की पहचान एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है ना, कोई अंतर नहीं रह जाता दोनों में, है ना। तो वहां पर मेटाफर होता है, यही बात हमने कह दिया, ठीक है। तो लिख लेते हैं जरा ना, व्हेन पोएट राइट सिमिलरिटी बिटवीन, व्हेन पोएट राइट, पर मैंने कभी, है ना, लिखता है सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर क्वालिटीज, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इन सच अ वे, इस प्रकार, है ना, इन सच, SUCH होता है ना, अ वे, इस प्रकार लिखता है। दोनों के कभी जो है दोनों की, व्हेन पोएट राइट सिमिलर क्वालिटीज बिटवीन ऑफ, लिखिए ना, ऑफ टू डिफरेंट थिंग ना, बिटवीन ना लिखिए ना। कभी जब दो अलग अलग चीजों की समान क्वालिटी के बारे में लिखता है, इस प्रकार लिखता है कि
उनकी पहचान एक दूसरे से फ्यूज कर जाए, उसमें असमानता यानी विभिन्नता एकदम से खत्म हो जाए, ठीक है, कोई अंतर ही ना रह जाए, तो उसे वहां पे मेटाफर होता है। एक बार लिख दिया ना, टू डिफरेंट थिंग्स इन सच अ वे दैट द आइडेंटिटी ऑफ दीज थिंग्स, दैट द आइडेंटिटी ऑफ दीज, यानी ये दो या दो से अधिक चीजें ना, टू आर मोर थिंग्स लिख सकते हो ना, दैट आइडेंटिटी ऑफ दीज थिंग्स फ्यूज, आपस में मिक्स हो गई। अब वो अलग अलग नहीं, उसमें अंतर दिखता ही नहीं है, इस टाइप की बातें हो गई ना, ठीक है। फ्यूज्ड इनटू वन, अब दोनों की पहचान एक ही हो गई, दोनों में अंतर खत्म हो गया, इस टाइप की बातें ना। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म होता है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें फुल स्टॉप कहीं नहीं लगाया ना, तो सेंटेंस पूरा इतना बड़ा है ना, आप कह सकते हो व्हेन पोएट राइट सिमिलर क्वालिटीज ऑफ टू आर मोर डिफरेंट थिंग्स, दो या दो से अधिक अलग अलग चीजों के बीच में की समानता के बारे में लिखता है कभी ना, ऐसे इस प्रकार लिखता है कि उसकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान आपस में मिक्स हो जाती है और दोनों मिलकर एक पहचान बन जाती है, दोनों के में असमानता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे मेटाफर होता है, ठीक है। इट इज मेटाफर, यू कैन से ना, इट इज मेटाफर। ये मेटाफर है या फिर दिस इज कॉल्ड मेटाफर, है ना, फिगर ऑफ स्पीच, ओके। अच्छा, जैसे आपने एक शब्द और पढ़ा था रूपक अलंकार लिखते हुए कि रूपक अलंकार में उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप हो, कोई अंतर ना बचे, उपमेय की पहचान उपमान में इस तरह से आरोपित कर दी जाए कि वही कह दिया जाए, अंतर खत्म हो जाए ना। तो इसके लिए एक शब्द मैंने लिख दिया है, मेटाफर इज इंप्लाइड फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, भेद रहित आरोपण वाली फिगर ऑफ स्पीच है ना, मेटाफर या इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द आइडेंटिटी ऑफ वन थिंग्स इंप्लाइज ऑन अदर्स थिंग्स, यू कैन से ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मेटाफर इज implies figure of speech of, कह पाओगे नहीं कह पाओगे, आराम से कह ना। तो इसके एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा ना कि दोनों में अंतर खत्म हो जाए, है ना, ठीक है। तो हमने एग्जांपल क्या ढूंढा है कि अच्छा आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, अब आपने ये पढ़ लिया, समझ लिया ये क्या है, अब आपकी जिम्मेदारी, ऊपर वाले मोबाइल दे रखा है, उसमें सर्च करिए एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर, इसके कितने जितने भी एग्जांपल आप कम से कम देख लीजिए, कम से कम, है ना, परिचय हो जाए ना, एक बार उससे परिचय हो जाए। चीजें याद कैसे होती हैं, याद करने के लिए सिंपल फंडा है, आप पहली बार किसी से मिलोगे तो वो नया लगेगा, लेकिन दूसरी बार जब मिलोगे तो याद आ जाएगा, अच्छा ये वही है जो वहां पे मिला था, है ना, यानी कि वो याद हो गया। पहली बार दिमाग में बैठता है, दूसरी बार वो रिकॉल हो जाता है ना, कह सकते हो दिमाग में चलने लगता है, ठीक है। इसलिए दो बार पढ़ना कम से कम जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। खैर अपने हिसाब से देखना। लाइफ इज ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न है, नॉट लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है। दूसरा क्या था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न की तरह है। तो दोनों में अंतर है ना, जीवन स्वप्न की तरह है में समानता व्यक्त की गई, स्वप्न और जीवन के बीच में थोड़ी समानता व्यक्त की गई किसी बेस पे, वो बेस बताया नहीं गया खैर। लेकिन यहां पर क्या कहा जाए, लाइफ इज ड्रीम, जीवन पूरी तरह स्वप्न है, समानता की बात नहीं, वही हो गया, जीवन स्वप्न हो गया, है ना, एकदम अंतर खत्म हो गया स्वप्न और जीवन के बीच में, इसलिए कह दिया गया लाइफ इज ड्रीम। कह पाओगे नहीं कह पाओगे, तो यहाँ पे हो गया रूपक मेटाफर अलंकार है। और भी कह सकते हो, आपने शीशे का दिल पढ़ा होगा ना, शीशे का था दिल, अब शीशे जैसा दिल नहीं है, शीशे जैसा दिल कहोगे तो हो जाएगा सिमिल, क्योंकि कठोरता के आधार पर शीशे जैसा दिल कठोर है उसका ना, तो नाजुक है कह सकते हो ना, तो उसमें नाजुकता के आधार पर शीशा और दिल के बीच में तुलना करी गई है, समानता बताई गई है, तो वहां पर सिमिल है। लेकिन यहां पर क्या गया, शीशे का दिल, मतलब अंतर ही खत्म कर दिया गया, शीशा और दिल में अंतर ही खत्म कर दिया गया ना, तो इसलिए यहां पर कह सकते ये। तो हमने लिखा है हार्ट ऑफ ग्लास, किसी व्यक्ति के नाम लिख दीजिए, रमन हैज हार्ट ऑफ ग्लास, हार्ट ऑफ गोल्ड कह सकते हो, उसका दिल सोने का है, ऐसा भी कह सकते हो,
हार्ट ऑफ स्टोन, उसका दिल पत्थर का है, ऐसा भी कहा, कई लोग कहा कहते हैं ना। अब भी कह लीजिए, अगर कहना हो तो ना, हमने नाम लिख लिया, आप किसी दूसरे का नाम लिख सकते हो। रमन हैज हार्ट ऑफ किसी भी चीज, स्टोन पत्थर का दिल ना, ठीक है, गोल्ड सोने का दिल है ना, चांदी का दिल, पीतल का दिल है ना, तो ठीक है, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। क्लियर। अगेन एक अच्छा एग्जांपल मिल गया, द कैमल इज शिप ऑफ, आपने देखा ना, द कैमल इज, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट रेगिस्तान में चलने वाले जहाज के समान मजबूत है, ऐसा अगर कहा जाए ना तो वहां पे सिमिल है, उपमा अलंकार। लेकिन ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कह दिया गया, पूरा अंतर खत्म कर दिया गया, रेगिस्तान के जहाज और ऊंट के बीच में अंतर खत्म कर दिया गया। इसलिए वहां पे कौन सा अलंकार है? रूपक, है ना, रूप का एक दूसरे पे आरोपण हो गया, कह सकते हो ना। द कैमल इज अ शिप ऑफ रेगिस्तान, है ना, डिजर्ट, द डिजर्ट। ठीक है। अब आप इसके एग्जाम्पल ढूंढिए, मोबाइल दे रखा है ऊपर वाले ने, आपके पास अन्य किताबें भी है, जितने भी एग्जाम्पल से आपका परिचय हो जाएगा। एक बार कम से कम मुलाकात कर लीजिए उससे, मजा भी आएगा पढ़ के, और आपको याद भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफर। अगेन अगला देख लीजिए, ओनोमेटोपोइया, है ना, ओनोमेटोपोइया, IEA है, होता है क्या? इसकी स्पेलिंग बहुत खतरनाक है ना, देख लीजिए, EIA होता है, EIA ना, ओनोमेटोपोइया ना, जहां पर आवाज वाले शब्द मिल जाए, जब जिस कविता में किसी जानवर के या फिर किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स की आवाज वाले शब्द मिल जाए ना, जैसे हवा साए साए चलती है, साए साए आवाज, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना, ठीक है, कुत्ता भौंकता है, तो आवाज है ना ये, ठीक है, वह मेमियाती है ना, मेमियाता मेमना में करता है, जो भी कहता है ना, ठीक है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? ओनोमेटोपोइया, ये है साउंड वाला अलंकार, यू कैन से, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक लाइन लिखा है, द वर्ड इन द पोयम, कविता में शब्द, ठीक है, डिस्क्राइब साउंड, ठीक है, कविता में जो कोई शब्द जो कि डिस्क्राइब कर रहा है साउंड के बारे में, ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, हमने कहा है, ठीक है। इस ओनोमेटोपोइया लिख देते हैं, द वर्ड्स इन अ पोयम, कविता में शब्द, डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब या डिनोट, जो भी लिख रहे, डिस्क्राइब्स अबाउट साउंड, या फिर अ साउंड, स्पेसिफिक साउंड यू कैन लिख सकते हो आप चाहो तो, लेकिन साउंड लिख लीजिए, काफी चल जाएगा ना। साउंड ऑफ ऑल, सभी चीजों की, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। दिस इज क्या लिख सकते हो, या इट इज कॉल्ड, या इज कॉल्ड फला, इज कॉल्ड, ऐसे कामा लगाकर इज कॉल्ड लिख सकते हो, फुल स्टॉप लगा दिया तो इट इज ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच ना, एन लिखोगे ना, एन ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे आपने कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट, रात में कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते तो दिन भर भौंका करते हैं ना, खैर लिख सकते हो ना, द कैट गोस म्याऊ, कैट बिल्ली में मियाती है ना, म्याऊ, MEMEWO ना, म्याऊ, ठीक है। घोड़ा हिनहिनाता है, मक्खी भिनभिनाती है ना, लिख लीजिए, बीज माने मधुमक्खी या मधुमक्खी, फ्लाई माने घर वाली मक्खी होती है, बीज माने ये वाली मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी क्या करती है? भिनभिनाती है ना, मधुमक्खी हमिंग करती है ना,
और ये फ्लाई जो घर की मक्खी होती है भिन भिनाती है वो, है ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बीज हमिंग। अच्छा कोयल क्या करती है, कोयल कुकू है ना, कू कू करती है, गाती है ना, कोयलिया गाती है ना, इस टाइप की बातें कह सकते हो ना। कोयल, कोयल को क्या बोलते हैं, कुकू, ठीक है, कुकू, कुक्स कह सकते हो ना, कुकू आती है जब ये कह गाती है। और हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपको लिखना है तो लिख लीजिए ना। शेर दहाड़ता है, लायन रोर, शेर दहाड़ता है ना, लायंस रोर, है ना, ठीक है, शेर दहाड़ रहा है, लायन इज रोरिंग, शेर दहाड़ रहा है ना। डक, बत्तख क्या करते हैं, क्वेक क्वेक करते हैं ना, ठीक है। बाकी आप जानते हो, और बाकी सर्च करना ओनोमेटोपोइया के एग्जाम्पल गूगल पे सर्च करना या फिर किताबों में देखना, तो हम सारे सभी एग्जाम्पल से एक बार परिचित होने की जरूरत है आपको ना। 2 मिनट लगेगा कर लेना, ऐसा ऐसा करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, आपकी इच्छा खैर। तो हम जरा एक चीज और देख पढ़ लेते हैं, अपोस्ट्राफी लगे याद पढ़ लेते हैं। अपोस्ट्राफी क्या होता है, आपने बहुत बार शब्द सुना होगा, सुना क्या, देखा होगा, सुना होगा, आसपास में कुछ बातें होती है जो एकदम से लोगों को जड़ से हिला देती हैं। जैसे कहीं अचानक कोई जीत गया या कोई बढ़िया रिजल्ट आ गया तो व्यक्ति हिल जाता है, कहता अरे वाह, क्या बात, क्या ये, ओहो, है ना, इस टाइप की बातें। जब व्यक्ति के शॉक्ड हो जाए, इस टाइप की बातें आ जाए ना, थोड़ा सा नॉर्मल फीलिंग से अलग हो जाए उसका व्यवहार, तो वहां पर होता है, कौन सा अलंकार होता है, अपोस्ट्राफी, ठीक है। अच्छा ये कब होगा, ये बहुत ज्यादा इंजॉय की स्थिति में होगा या फिर बहुत ज्यादा दुख की स्थिति में होगा। तो यहां पर हमने लिखा है अपोस्ट्राफी की डिफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है, ठीक है। व्हेन पोएट, जब कवि एड्रेस एड्रेस करता है या कविता में लिखता है किसकी, जिसके बारे में बताता है ना, अ डेड, किसी चीज के, किसी मृत्यु वाली चीज के बारे में जो मर चुकी है ना, या फिर अब्सेंट, जो कि अब्सेंट है, कोई पर्सन या कोई पर्सोनिफाइड थिंग्स, कोई चीज ऐसी जिसे पर्सन के रूप में मान लिया गया है। जैसे फूल खिलते हैं, फूल मुस्कुराते हैं, वो क्या हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है। पर्सन वाली क्वालिटी उसके अंदर आ गई कह सकते हो ना। इसलिए अपोस्ट्राफी की डिफिनेशन लिख लीजिए, देन पोएट एड्रेस, एड्रेसेस लिख लीजिए ना, एड्रेस करता है, ठीक है। अ डेड, या एक मरे हुए, या फिर, और, या फिर अब्सेंट, कोई भी चीज या फिर कोई पर्सन, है ना, कह सकते हो पर्सन, पर्सन माने होता है आदमी। जब कभी किसी मरे हुए या फिर उस वहां पर उपस्थित नहीं है ऐसे आदमी को एड्रेस करता है, उसके बारे में बोलता है, उसको आवाज देता है, उसके बारे में सोचता है, लिखता है, सोच कर लिखता है ना, तो वहां पर अपोस्ट्राफी होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो अचानक भाव को तीव्र कर दे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपने पढ़ा था ना, तो हिंदी में देखना ढूंढना इसका, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, पर्सन आर पर्सोनिफाइड थिंग्स, और पर्सोनिफाइड थिंग्स, जिसको ऐसा थिंग्स, ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है लेकिन पर्सोनिफाइड कर दी गई हैं, ठीक है, पर्सोनिफाइड थिंग्स, ठीक है। इट इज अपोस्ट्राफी के लिख सकते हो ना, इट इज अपोस्ट्राफी, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। अच्छा क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपने बहुत पहले हाई स्कूल में कविता पढ़ा था, हो सकता है आपका 12 में ही कविता हो वो, हम लोगों ने 12 में पढ़ा था पहले, वो कैप्टन माई कैप्टन, जिसमें वो एक व्यक्ति था जो शमशान में जाता है, हारा हुआ राजा है ना, ठीक है, और वो आवाज देता है उस कब्र को, और फिर या फिर कैप्टन को आवाज देता है, माइटी है ना, अलमाइटी गॉड का को, है ना, और कहता है कि ओ कैप्टन माई कैप्टन, अवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, हमारी डर से भरी यात्रा पूरी हो गई है, ठीक है। इज डन नहीं, हैज डन होना चाहिए, लेकिन लिखा तो इसमें कविता में ही लिखा मिला तो हमने इज लिख लिया, क्योंकि डन हो गया तीसरी अवस्था क्रिया की, उसके आगे हमेशा हैज लगता है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए ना, ठीक है। सिंटेक्स में यही बात जो है सुधारने के लिए जरूरत होती है ना। खैर, तो लिख लेते हैं, ओ कैप्टन, ओ कैप्टन
माई कैप्टन, अपोस्ट्राफी मतलब ये वाला ना, क्यों सर इसका हिंदी में नाम भूल रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है, बढ़िया नाम है, दिल को झटका देने वाला ना, वो कैप्टन माई कैप्टन। अच्छा, क्योंकि हिंदी आपकी भाषा है, अपनी भाषा है ना, इसलिए हिंदी के बारे में, हिंदी से जोड़कर किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो वो चीज़ें आसान होगी। जिसको हिंदी ढंग से नहीं आती उसको अंग्रेजी नहीं आती, मेरे हिसाब से नहीं आ सकती, ठीक से तो नहीं आ सकती, कम से कम, है बात नहीं। इसलिए एक भाषा कम से कम ढंग से जानना चाहिए, तभी उसी के आधार पर दूसरी भाषा समझाई जा सकती है। खैर, वो कैप्टन माई कैप्टन, अवर फियरफुल, हमारी डर से भरी यात्रा, फेयरफुल ड्रीम, सॉरी यात्रा, यात्रा को क्या बोलते हैं, ट्रिप, इज डन, पूरी हो गई है ना, ठीक है। हैज डन आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, केस आजाद है, अपने हिसाब से काम करिए। खैर, एक कविता आपने पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कितना मैं आश्चर्यचकित हूँ, आप क्या लगते हो, इस टाइप की बातें होती है ना, एक बच्चा तारे से कह रहा है, वहां पर भी अपोस्ट्राफी है ना, तो वो भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ट्विंकल 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 लिटिल, लिटिल स्टार बोलते थे हम लोग ना, लिटिल स्टार को, है ना, ठीक है, लिटिल स्टार, अभी भी गांव में बच्चे वो बोलते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, मजा आता है। खैर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, हाउ, हाउ है ना, कितना कितना आश्चर्यचकित है, इस टाइप की बातें हो रही है ना, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, क्या लगते हो आप, इस टाइप के ना, व्हाट यू, ठीक है, ये सारी बातें हैं, आप समझ पा रहे हो, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओ डेड, ओ ग्रेव, है ना, वेयर इज माई ड्रीम, वेयर इज माई लाइफ, ये सारी कविता आपने पढ़ा है ना, आपने अभी कई कविता पढ़ा होगा, सुना होगा, इसके भी एग्जाम्पल आपको सर्च करने चाहिए, देखना चाहिए कम से कम, ठीक है। खैर, अपोस्ट्राफी हो गया, अब क्या बचा, ऑक्सीमोरॉन थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन होता है विरोधाभास, ऑक्सीमोरॉन MORON है ना, ऑक्सीमोरॉन होता है विरोधाभास, आपने बहुत बार सुना होगा, चिलचिलाती धूप, चीखता सन्नाटा, वो कल्पना करिए, वो दृश्य जब कहीं मैयत हो जाती है तो एकदम कहते हैं ना, संसारी बस्ती, इस टाइप की बात हो रही है, सब लोग एकदम शांति है चारों तरफ, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, और वो सन्नाटा इतना चुभता है जैसे चिल्ला रहा है अंदर अंदर, युद्ध के अंदर, मन के अंदर, इसलिए उस दृश्य को एक कवि लिखना चाहेगा, चीखता सन्नाटा, तो दो अलग अलग शब्द हैं, चीखता और सन्नाटा, एकदम सन्नाटा, एकदम चीखता चिल्लाने वाली बात, दोनों एक दूसरे से क्या है, शब्द अपोजिट हैं, एक लगातार अगर पहली नजर में देखोगे तो लगेगा नहीं ये गलत है, लेकिन जब डीप मीनिंग देखोगे ना, सही मायने में ढंग से पढ़ोगे, तब समझ में आएगा, अरे इसकी मीनिंग कितनी अच्छी है, कितनी गहरी मीनिंग है ना। यही बात हमने, जितनी बातें अपनी कही, यही बातें हमने इसकी डिफिनेशन में लिखी है, ठीक है, पढ़ा भी यही बात लिखी भी है ना। प्रेजेंस ऑफ टू कंट्राडिक्टरी वर्ड, दो विरोधाभासी वो शब्द, है ना, जैसे इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, आपने ओरिजिनल कॉपी नाम सुना होगा, खूब कहते हैं ना, ये भैया हमारा ओरिजिनल कॉपी कर दो, दे दो उसका ना, ये हमारी ओरिजिनल कॉपी इसमें जमा कर दो, या जमा करते हैं, ये दिस इज ओरिजिनल कॉपी, कहते हो नहीं कहते हो, ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे हुई, और वो कॉपी है तो ओरिजिनल कैसे हुई, कॉपी मतलब होता है उसका दूसरा रूप, ओरिजिनल नहीं, तो एक साथ कहते हो, ओरिजिनल भी कहते हो, कॉपी भी कहते हो, तो वहां पर दो अलग अलग शब्द हैं, पर इसका मतलब ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा कि पहली बार जो कॉपी निकलती है ना ओरिजिनल सीट से, उसको ओरिजिनल कॉपी कह देते हैं। खैर, लिख लेते हैं जरा, प्रेजेंस ऑफ टू कंट्राडिक्टरी वर्ड इन अ पोएटिक स्टेटमेंट, कविता की लाइन में जब दो विरोधाभासी शब्द उपस्थित हों, हमने लिखा है प्रेजेंस ऑफ टू कंट्राडिक्टरी वर्ड, टू और मोर, दो से नहीं, दो से ज्यादा तो हमें नहीं मिलेगा, पर
बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखा है, इसलिए बता रहा हूँ ना, ठीक है। हो सकता है माइट भी, है ना, तो अभी तो हमें नहीं मिला है। टू कंडक्टिव वर्ड्स इन अ पोएटिक लाइन। पोएटिक माने होता है कविता की, है ना, पोएटिक, पोएटिक लाइन। स्टेटमेंट लिख लीजिए, लाइन क्या लिखोगे, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट प्रेम, हाँ हमने कहा ना स्टेटमेंट में, ठीक है। कविता की पहली लाइन में अगर दो विरोधाभासी शब्द लिखे हैं, जिसमें एक बात अभी और हमने करी थी, उन शब्द में को पहली नजर में अगर देखा जाए ना, तो लगेगा ये तो गलत है ना, वो स्टेटमेंट गलत है, पर उसको ठीक से पढ़ा जाए ना, तो समझ में आता है कितना गहरा और कितना सच्चा अर्थ है। इसी बात को हमने एक लाइन में लिख दिया है। प्राइमरली, प्राइमरली मतलब पहली 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 मर्तबा, पहली बार, पहले, फर्स्ट, इन फर्स्ट इंस्टांस कह सकते हो ना, पहली दफा में, प्राइमा फेसी कह सकते हो ना, जो भी कहना है, जो भी शब्द करेक्ट है, प्राइमरली हम लिख ले रहे हैं ना, प्राइमरली, है ना। द स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट वर्ड्स, ये जो शब्द इसमें प्रेजेंट है, दो कंट्राडिक्टरी वर्ड, है ना, ये पूरा स्टेटमेंट लगता है गलत है। प्राइमरली द स्टेटमेंट, क्या लिखा है हमने, इट मे सीम टू बी फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा लगता है कि ये गलत है ना। इट मे बी, प्राइमरली इट मे बी, प्राइमरली इट मे बी सीम, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है ना, टू बी, प्राइमरली इट मे सीम, क्या लिखा है हमने भाई, सीम टू बी, मे सीम टू बी, मे सीम टू बी फॉल्स स्टेटमेंट, गलत लगता है ना। फिर क्या है, बट वेन रीड केयरफुली, जब हम उसको बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं, थोड़ा मेहनत करके पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं ना, दीज वर्ड गिव अ ट्रू और डीप मीनिंग, है ना। वेन, लेकिन, बट, वेन वी रीड केयरफुली, फुली, फुली, है ना, यदि हम उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं, इट गिव दीज, क्या किसको, तो दीज वर्ड, ये शब्द, दीज वर्ड्स गिव्स, अब वर्ड एक से ज्यादा है तो गिव लिखने की जरूरत है ना, गिव क्या देते हैं, ये डीप मीनिंग, ट्रू मीनिंग ना, गलत नहीं देते ना, ट्रू एंड, ट्रू मीनिंग एंड डीप, डीप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या फिर ट्रू एंड डीप मीनिंग लिखकर काम चला सकते हो, ठीक है। ढंग से पढ़ने पर ये पता चलता है कि इसमें बहुत गहरी मीनिंग है ना। जरा हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी हमने लिख दिया ना, ठीक है। वी सबमिट इन अ प्रिंसिपल ऑफिस और माई ओरिजिनल कॉपी, मार्कशीट ऑफ ओरिजिनल कॉपी, अब ऐसे लिख सकते हो सेंटेंस, या सीधा ओरिजिनल कॉपी लिखिए, हो गया काम, है ना, ओरिजिनल कॉपी। आप थोड़ा स्मार्ट होइए तो तभी काम चलेगा, है ना। आप थोड़ा सा, अब टेंस आपका मजबूत होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जनरल यूज, जनरल बोलचाल होता है, उसमें जो शब्द यूज होते हैं ना, उनकी अंग्रेजी पता होनी चाहिए आपको, है ना। तो वो आप लगातार उसमें जुड़े रहोगे, अंग्रेजी विषय से पढ़ने की प्रक्रिया में जुड़े रहोगे, बोलने की प्रक्रिया में जुड़े रहोगे, तब जाके ऐसा होगा, है ना? ये आधा घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता, खैर, है ना। खैर, वर्चुअल रियलिटी आपने नाम सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी, इसमें खूब ये टर्म यूज होता है, आपने देखा है ना, कि मोबाइल में देखते हैं तो वो क्या सही में वो डांस डांस कर रही होती है या होता है, या पढ़ा रहा हूं मैं, अगर मोबाइल में देखोगे आप, या फिर किसी कहीं देखोगे कहीं स्क्रीन पे, तो क्या रियल में वहां पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं, वो क्या है, आभासी है, ठीक है, एक चित्र है, ठीक है, एक वीडियो है, तो वो क्या है, वर्चुअल है, पर आपको रियलिटी फील कराता है, एकदम रियल, दैट इज रियलिटी। तो वर्चुअल आभासी है जो वहां नहीं है, और रियल जो वहां है, पक्का पक्का, है ना। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं,
और दोनों अलग अलग शब्द एक ही जगह पे यूज किए जा रहे हैं, इसलिए वर्चुअल रियलिटी रियलिटी। अच्छा एक बात बताएं, आप जब निबंध लिखोगे, जब आप ऐसे लिखोगे, जब आप अनसीन पैसेज लिखोगे, कि वो अनसीन पैसेज तो खैर नहीं लिखते उसमें, पर उसमें भी यूज कर सकते हैं, अपना सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं ना, ठीक है, उसमें भी यूज खूब काम आता है। जब आप आंसर लिखोगे, बड़े बड़े आंसर, जो लॉन्ग आंसर आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, ठीक है, जब सेंट्रल आइडिया लिखोगे, तब आप अगर शब्दों के स्तर पर ये अलंकार वाले शब्द अगर मिल गए ना आपके पास है ना, मजा आ जाता है ना, टीचर खुश हो जाता है, क्योंकि अलंकार का मतलब ही सुंदरता, कविता में सुंदरता, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, व्यक्ति में सुंदरता, कहने, कपड़े, कह सकते हो मोटा मोटा, इसलिए सुंदरता का महत्व है, ऐसा माना जाना चाहिए ना, ठीक है। तो आप भी अगर मीनिंग के स्तर पर आप थोड़ा मजबूत हो, इसलिए इसके एग्जाम्पल देखिए, खाली पढ़ने के एग्जाम के लिए ही नहीं, आपको अपने स्तर पर मजबूत होने के लिए ना, कितना मजा आ रहा है। ओरिजिनल कॉपी तो आप दिन भर यूज करते हो, आप आज पढ़ के समझ में आया ये तो दो अलग अलग शब्द हैं, विरोधाभासी शब्द हैं, एक साथ यूज होते हैं, कितना चमत्कारी शब्द है ना। खैर, स्वीट पॉइजन नाम सुना होगा आपने ना, स्वीट पॉइजन, मीठा जहर, है ना, सुना होगा ना, ठीक है। पेनफुली ब्यूटीफुल कह सकते हो, पेनफुली डबल एल होता है कि सिंगल एल होता है देख लेना, ब्यूटीफुल। आपने देखा होगा ना, जब बच्चा पैदा होता है तो दर्द होता है, ऐसा जग जाहिर है ना, पर वो कितना सुंदर वातावरण होता है घर में, जगह पर वो जो जहाँ पे जन्म हो रहा होता है बच्चे का ना, तो वो पेनफुल है, पर कितना सुंदरता है उसमें, कितना महक है, कितना कह सकते हो बढ़िया सा मन मुग्ध करने वाली वातावरण है। तो दर्दीला और सुंदर दो अलग अलग शब्द है, फिर भी एक साथ यूज किए जा रहे हैं। पहले नजर में देखोगे तो ये लगेगा ये अजीब आदमी है, ठीक है, पर ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ढंग से इस शब्द को यूज करोगे तो समझ में आएगा, हाँ बहुत दमदार शब्द है ना, ठीक है। ऐसे आपने कई बार सुना होगा, प्लास्टिक गिलास दो में जरा, ग्लास माने कांच होता है ना, प्लास्टिक माने होता है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का कांच दो हमें, ग्लास प्लास्टिक दोनों डिफरेंट शब्द है ना, पर बोलते हैं धूमधाम से बोलते हैं लोग, है ना, तो ये सारे शब्द है ना। हैविंग नथिंग हैथ ऑल, खूब ये कहावत सुनी होगी कि उसके पास कुछ नहीं है पर उसके पास सब कुछ है। इसका मतलब जो संत हो गया जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं उसके पास, इच्छाएं खत्म हुई, इच्छाएं भी खत्म हो गई, जब इच्छाएं खत्म हो गई तो वो आजाद हो गया, अब उसको क्या टेंशन है ना, अब वो सब दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा महसूस भी करा कि इच्छाओं के बने रहने तक मुझ में खूब कमजोरियां नजर आती थी, मैं खूब कमजोर महसूस करता था, खूब गरीब महसूस करता था, टाइप की ना, इच्छाएं खत्म, अब लगता है कि मैं खूब पावरफुल आदमी हूँ, कोई जरूरत ही नहीं कोई चीज की ना, ठीक है, जो है वो बहुत है, और जो नहीं उसको पाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये है ना, इसलिए कह सकते हो जहां जिसके पास कुछ नहीं है ना उसके पास सब कुछ है, इस टाइप की बातें करी जा रही है ना। तो दो डिफरेंट शब्द अलग अलग है ना, पर दूर से देखोगे लगेगा अरे ये बेवकूफ वाली बात करता है, पर सही मायने में उसके अंदर बहुत बढ़िया शब्द है ना, कैसे बोलते हैं ना। खैर दूसरा पढ़ते हैं जरा। अच्छा एक चीज और बढ़िया सा याद आ गया मुझे, वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट फूल, फूल माने होता है मूर्ख, वाइज माने होता है बुद्धिमान, वाइजेस्ट माने होता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान। आपको ऐसे शब्द आदमी मिलेंगे अपने आसपास जो जानते हैं कैसे एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा, कैसे क्वेश्चन करा जाएगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, सब जानते हैं, फिर भी अपने से बड़ों से जाकर पूछते हैं, अगर बड़ों से भेंट हो गई तो पूछते हैं उनसे। अब वो कैसे लोग हैं, वो लोग हैं वाइजेस्ट फूल, वो बेवकूफ बने रहते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो दिखाते हैं मतलब कि हम आपसे छोटे हैं, ताकि इससे मोहब्बत बढ़ते रहे ना, बड़ों को बड़ा एहसास कराते हैं, ठीक है, कि आप बड़े हो, इस टाइप का। वो जानते, आपने देखा हो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सारी कुछ चीज़ों को जानते हैं, खेत के बारे में जानते हैं, क्या फसल बोना है, क्या करना है ना, फिर वो दूसरे से पूछते रहते हैं, कोई मिला तो भैया इसमें ये बो दें, ऐसे बोएं तो ठीक रहेगा, ऐसे कैसे इसमें ये कैसे बोया जाए, हाँ कैसे क्या जो कितना जुताया जाए, दुनिया भर की बातें पूछते रहते हैं ना। इससे क्या होता है, सामने वाले को बढ़िया समझ आता है कि देखिए हमको अहमियत दे रहा है ना, एक कह सकते हो इंटरपर्सनल स्किल बढ़ती है, इस टाइप की बातें ना। तो इसको बोलते वाइजेस्ट फूल। कई बार हम कहते हैं ना कि बेवकूफ बने रहिए,
अपना भला देखिए, अपना काम करते रहिए, एकदम आंख बंद करके, आंख सर झुका करके अपना काम करते रहिए ना, ठीक है, बिना किसी से लड़े झगड़े, ठीक है, क्योंकि उलझ जाओगे छोटी छोटी बातों में अभी तो फंस जाओगे। बहुत लंबी यात्रा करनी है तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना होगा, उनसे दूर भागना होगा, उनसे लड़ना नहीं होगा, है ना, उनसे लड़ोगे तो फंस जाओगे ना, ठीक है। खैर अगला देखिए, हाइपरबल। हाइपरबोल ई है, हाँ। हाइपरबोल मतलब होता है कि बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाए। आपने कई गाने सुने होंगे जिसमें बातें बहुत बड़ी बढ़ा बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है ना, कि वो ये है ना, मुझ चांद के पार चलो, है ना, भरोसा कर लो तुम, क्या है वो, वहां ले जाऊंगा, टैक्सी का भाड़ा नहीं है ना, टैक्सी का किराया नहीं है जेब में, चांद तक ले जाएंगे, है ना, ठीक है। सही मायने में जो पढ़ता लिखता है, ढंग से मेहनत करता है, उसके पास टाइम ही नहीं है बात कहने का, और जो उसके पास टाइम है सब कहने का, इसमें टाइम लगा रहा है, वो आगे बढ़िया मजदूर बनके तैयार होगा, 350 रुपया डेली पाएगा, 57 ईंटा 1 घंटे में ढोएगा ना, इसलिए उसको सब लोग बुलाएंगे, बढ़िया मजदूर, दमदार मजदूर, क्योंकि उम्र होती है ना पढ़ने वाली उम्र होती है, उसको निकाल दिया इधर छुछवाने में, तो जवानी भर क्या किसमें बीतेगी, है ना, मजदूरी करने में इस टाइप की बढ़िया। खैर आप सारी बातें जानते हो, क्या बताएं। तो हाइपरबोला एक बात देख लेते हैं ना, तो हमने कहा कि चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है कई बार। अब कविता में बढ़ा चढ़ा कर बातें क्यों कही जाती है, क्योंकि चीजों को जोर दिया जाता है, कि देखिए इस पर जोर दिया जा रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा लोगों को जो इतना, इनसे कुछ मांग लो 2 रुपया ना, तो इतना रोने लगेंगे, इतना रोने लगेंगे कि वो लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आदमी ही है, सबसे ज्यादा दुख इन्हीं के पास है, बढ़ा चढ़ा कर, है ना, चीजों को, है ना, ठीक है। कुछ होता है इतना, कई कुछ लोग होते हैं इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि मेरे दादाजी ये वो हाथी को एक बार गिरा दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, है ना। तो सुनिए हमारी की बातें, इसी बात को हमने लिख दिया है लाइन में, एक सेंटेंस में क्या लिखा है, टू लाइंग हाई एम्फेसाइज, हाई एम्फेसिस, ठीक है, ज्यादा उसके महत्व को बढ़ाने के लिए या देने के लिए है, ठीक है, ऑन द थिंग्स, चीजों पर, ठीक है। द पोएट, कवि, राइट माइंड ब्लोइंग वर्ड आर ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ाकर बातें कहता है, दिस इज हाइपरबल, एक लाइन में, है ना, लिख देते हैं, टू लाइन हाई एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब महत्व, एम्फेसिस, टू लाइन हाई एम्फेसिस ऑन द थिंग्स, चीजों पर, चीजों पर, ऑन द थिंग्स, THINGS होता है ना, थिंग्स। पोएट कहां पे है, थिंग्स, द पोएट यानी कवि क्या करता है, माइंड ब्लोइंग सेंटेंस लिखता है, दिमाग को चकरा देने वाली, दिमाग को झटका देने वाली चीज है ना, इतना बड़ा, है ना, या फिर ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ाकर, है ना, लिखता है। तो वही बात हमने लिख दिया, माइंड ब्लोइंग और अथवा ओवर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बातें कह देता है, ठीक है, चीजों को महत्व देने के लिए, जिस चीज पर बातें कर रहा है वो उसको महत्व देने के लिए, ठीक है, ज्यादा महत्व देने के लिए, इसी इसी को कहते हैं हाइपरबल। तो दिस इज हाइपरबल, इट इज हाइपरबल, आप लिख लेना, ठीक है, दिस इज फिगर हाइपरबल, फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना चाहिए पूरा, है ना, लिख लेना। अब मीनिंग ऑफ द थिंग्स इन हाइपरबल आर लेसर आर ग्रेटर देन दे आर एक्चुअली, चीजों का जो मतलब रियल में होता है ना, उससे या तो बहुत घटा करके हमने कहा ना, वो इतना रोएंगे जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आदमी है, इतना ज्यादा कम कर दिया उसका महत्व को, है ना, उतना ज्यादा गिरा करके उसका उसका अर्थ, या फिर उसका इतना ज्यादा बढ़ा दिया, है ना, नॉर्मल शब्द, नॉर्मल अर्थ वाला शब्द नहीं लिखते, है ना, तो या तो बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा, है ना, उस नॉर्मल शब्द से, ठीक है। इसी बात को हमने लिख दिया है, मीनिंग ऑफ द थिंग्स, शब्द का मतलब, मीनिंग ऑफ द थिंग्स, चीजों का मतलब क्या हो जाता है, लेसर, बहुत कम हो जाता, कम कर दिया जाता है ना,
या फिर बहुत बढ़ा दिया जाता है, जितना वो है उसके उससे ना, ठीक है, लेसर, बिकम, ठीक है, इन द हाइपरबल है ना, हाइपरबल में थिंग्स इन द हाइपरबल आर इन द हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच ठीक है, आर, उनकी मीनिंग क्या हो जाती है, लेसर हो जाती है, बहुत कम कर दी जाती है कभी कभी, या फिर बहुत बढ़ा दी जाती है, और माने या फिर अथवा ग्रेटर, ग्रेटर या फिर हायर, है ना, देन दे आर एक्चुअली, देन जितना कि वो होते हैं ना, उससे उससे बढ़ाकर बातें कह दी गई, या बहुत घटा के बातें कह दी गई। जैसे मान लिया बताए ना 2 रुपया मांगने गए तो उसने आपको इतना बता दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब वो आदमी है, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर के बचड़ा, कभी कभी भागते इतना ज्यादा है कि आसमान वाली। तो चीजों को डराने के लिए ऐसा करते हैं ना, अपनी बात को महत्व दिलवाने के लिए ऐसा करते हैं ना। कभी भी ऐसा करता है, कई बार आपने पढ़ा है ना, राणा प्रताप के कोने से पड़ गया हवा का पाला था, जब तक ये होता था तब तक वो ये होता था ना, है बात नहीं। वो इधर देखता था तब तक घोड़ा भाग गया, उन्हें तो वो क्या बोलते हैं, हिमालय तनक गया, इस टाइप की बातें करी गई है ना। कविता मुझे याद नहीं आ रही, कविता में बातें करी गई इस टाइप की, आपने पढ़ा होगा राणा प्रताप के घोड़े के संदर्भ में, चेतक के बारे में, कविता सर्च करना गूगल पे मिल जाएगी, क्लियर। तो ग्रेटर आर लेसर देन दीज आर एक्चुअली, जितना वो जो वो रियल में है ना, दीज आर रियली एक्चुअली, ठीक है, जो मीनिंग उसकी है थिंग्स की, जो चीज लिखी गई है किस कविता में, उससे उसका मतलब या तो लेसर होगा या तो ग्रेटर होगा, हाइपरबल में मोटा मोटा है, आप जान लीजिए ना। और हाइपरबल होता क्या है, चीजों का महत्व देने के लिए, ठीक है, तो लाइंग द हाई एम्फेसिस ऑन द थिंग्स, द माइंड ब्लोइंग आर ओवर स्टेटमेंट, है ना, पोएट राइट लिखना चाहिए हमें, थिंग्स द पोएट राइट, पोएट कभी लिखता है, राइट, माइंड ब्लोइंग या फिर ओवर स्टेटमेंट लिखता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड, दुनिया भर की बातें हमने लिख दिया है। फिर बाद में बताया कि इसका मतलब या तो जो इसका रियल में मतलब है उससे या तो बहुत ज्यादा कम हो, या तो उससे बहुत ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ा कर होगा, ठीक है। अब जरा इसी से एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है इसका एग्जाम्पल। आपने कहा खूनों की नदियां बह गई, उस युद्ध में खून की नदियां बह गई, कई बार सुना, खून की नदी कहाँ बहती है यार, है, कलम जो है तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है वो हो सकती है, पर इतना तो ताकतवर रियल में तो शायद होती होगी, है ना, हो सकती है, पर अगर डायरेक्ट देखा जाए तो नहीं होती है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं ना, आप लिखी गई तो हमने भी लिख दिया है। वो समुद्र की तरह समुद्र जितना आंसू रोया है, इस टाइप की बातें ना, बातें बढ़ा चढ़ा कर हो गई ना, तो ये बात लिख देते हैं जरा। रिवर ऑफ रेड ब्लडेड ना, रेड ब्लड फ्लोड, बहा दी गई ना, या बही, फ्लोड इन द बैटल, किसी बैटल की बात हो रही होगी, है ना। या फिर एक और स्टेटमेंट हम लिखा है, फ्लोड रिवर्स ऑफ टीयर्स व्हाइल ही क्राइंग, जब वो रो रहा है ना तो एक नदी जितना पानी बह गया, तो ये भी कह सकते हो आप, है ना। ऐसे इसके तमाम सारे एग्जाम्पल आप ढूंढना, गूगल पे सर्च करना, या फिर आपके पास किताब है उसमें भी, किताब में तमाम सारे एग्जाम्पल देखना, समझ तो गए होगे ना, सही, ठीक है, बस समझना यहाँ पे है ना, आपको एग्जाम्पल देखना, जितने ज्यादा एग्जाम्पल से परिचित हो जाओगे उतना अच्छा रहेगा, इतना मैं बता रहा हूँ, वो आपके पूरी जो है बुक को सॉल्व करने की। अब मतलब सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है ना, अंतर क्या बोलते हैं, अंतर जुड़ी होती है ना, एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, ये पढ़ोगे तो इसका फायदा वहां भी मिलेगा, उसका फायदा वहां भी मिलेगा, सारी चीजें है ना, विषय कुछ अलग थोड़ी ना है, वो पढ़ने में आसानी हो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दी गई है। खैर, इसलिए हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को भी थोड़ा गंभीरता से पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद निकलने से घड़ा खाली भी हो जाता है, ये भी बात आप जानते हो ना, कि चलिए 2 मिनट ही तो बर्बाद हो रहा है हमारा, नहीं 2-2 मिनट करके आप पूरा बर्बाद कर सकते हो अपनी लाइफ। खैर, 2-2 मिनट यूज करके भी आप बना सकते हो, ऐसा भी है ना। खैर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइपरबल पढ़ लिया हमने, पर्सोनिफिकेशन पढ़ लेते जरा।
पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन, पर इसमें दो शब्द है, पर्सोन, पर्सन है ना, फिकेशन, फिकेशन या कह लेते हैं ये करण, ये करना है ना, जैसे आइडेंटिफिकेशन है ना, दुनिया भर के केसन है बात नहीं। तो उसका मतलब करण, ये करना है ना। पर्सन मतलब, पर्सन मतलब आदमी। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में आदमी के गुण होने की बात कह दी जाए, आदमी के गुण होना, पर्सन, आदमी के गुण क्या हो सकते हैं? आदमी शर्माता है, आदमी लजाता है, आदमी खुश होता है, आदमी हंसता है, आदमी दौड़ता है, आदमी के पैर होते हैं, हाथ होते हैं, दुनिया भर की। तो आदमी के ये जो गुण है ना, ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल, किसी भाव है ना, जैसे अनुभव या कुछ और, ठीक है। झूठ के बारे में कहा गया है ना, झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ तो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो और पैर जो है आदमी के गुण है ना। तो पैर झूठ के अंदर, झूठ से जोड़कर बात करी जा रही, तो वो झूठ को आदमी बना दिया गया है, ऐसा कहा जा सकता है ना। आदमी वाले गुण उसमें डाल दिए गए हैं, उससे जोड़ दिए गए, उससे संबंधित उसकी बातें करते हुए कहा गया है, इसलिए झूठ क्या हो गया? पर्सोनिफाइड हो गया। ठीक है, क्लियर। दूसरा, ऐसे तमाम सारी बात कह सकते हो ना। एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर, अनुभव अच्छा अध्यापक है ना। जो अनुभव सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। व्यक्ति ना पहले वो दुनिया से खूब जुड़ता है छोटे पे, है ना, कि हमसे ये भी खुश हो जाए, हमसे ये भी खुश हो जाए, हम थोड़ा अच्छा व्यवहार करें, है ना, हम एकदम गोलू टाइप के ना, हम सबके प्यारे रहें, दुनिया भर की बातें ना, सब लोग तारीफ करें। कुछ दिन बाद उसकी आशाएं जो जोड़ रखा लगता है लोगों से, उससे निराशा मिलती है, फिर वो गुस्सा होता है ना। उसके अंदर शिकायतें उत्पन्न होती है, देखिए हमको कोई समझता नहीं है, हमको ये है, दुनिया भर की बातें ना। कुछ समय बाद लोग उसकी ठीक करते हैं उसको ना, मन लगा के उसकी ऐसी की तैसी करते हैं, तब जाके वो समझ में आता है उसे कि दुनिया से बहुत दूर जाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए खाली। तो असल में यह है कि आदमी धीरे धीरे सीखता है अनुभव से। तो सही मायने में जो अनुभव सिखा सकता है, वो किताबों में खूब पहले ही पढ़ता है बच्चा बच्चा ना, कि किताब में अपना काम करना चाहिए, सबसे अच्छा दोस्त बुक होता है ना, ऐसा कहा जाता नहीं रहता है। बुक इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, है ना, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरीवन। ये भी एक पर्सोनिफाइड है ना। बुक एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको दोस्ती, दोस्ती एक आदमी का गुण है ना, उसमें दोस्ती वाला गुण डाल दिया गया ना, इसलिए वो पर्सोनिफाइड हो गया। यानी नॉन लिविंग थिंग्स में जब पर्सन वाले गुण डाल दिए जाते हैं तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। क्लियर। तो इसी बात को हमने लिखा है, कुछ शब्दों में लिख देते हैं जरा। वन पोएट, जब कभी, आपने एक गाना सुना होगा, चांद छुपा बादल में। हम गाना को ढूंढ जो हमें पढ़ते समय में याद आ गया उसको हम लिख लिए, ताकि एक बार आपकी मीनिंग क्लियर हो। आपको भी ढूंढना चाहिए, गाना लिखने में आंखें निकल आएंगी, एक बार लिख के देख लीजिए, है ना, मजाक में किसी चीज को न लेना चाहिए, ठीक है। खैर, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। मुझे एक बात बताइए, इसमें शर्माना शब्द लिखा है, क्या शर्माना शब्द चांद का लक्षण है? चांद नॉन लिविंग थिंग्स है, और शर्माना गुण किसका है? लिविंग, यानी आदमी का गुण है। वो भी आदमी शर्माता है ना। आपने कभी देखा है कुत्ते को शर्माते हुए, गाय को शर्माते हुए? नहीं। शर्माना आदमी का गुण है, ह्यूमन, पर्सन, पर्सन माने आदमी, आदमी का गुण है ना। वो गुण किस में डाल दिया गया? चंद्रमा में डाल दिया गया ना। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, ठीक है, सीने से लगता तू घबरा के मेरी जाना, ऐसे गाना कुछ है ना, शायद, हमें नहीं पता है, पर ये सब मुझे याद आ गया लाइन, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। आप सर्च करिएगा, सुनिएगा, ठीक है, सुनोगे जरूर, शायद नहीं सुनोगे तो भी अच्छा है। तो समझ में आएगा कि जो आदमी वाले गुण हैं वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स में अप्लाई कर दिया जाए, उस पर आरोपित कर दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए उससे। इसलिए उस नॉन लिविंग थिंग्स का क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया, आदमीकरण हो गया। उस नॉन लिविंग थिंग्स का जो निर्जीव है उसका, उसमें जब आदमी वाले गुण डाल दिए गए तो उसका आदमीकरण हो गया। यानी चांद का यहाँ पर क्या हो गया? आदमीकरण हो गया। चांद में शर्माना वाला गुण ऐड किया गया है, आदमी का गुण है जो, इसलिए चांद का क्या हो गया? आदमीकरण हो गया। आदमीकरण को अंग्रेजी में कह दिया जाता है पर्सोनिफिकेशन। हम लिख देते हैं जरा सेंटेंस, व्हेन पोएट गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज आर करेक्टर्स टू द थिंग्स, टू थिंग्स, चीजों के लिए, है ना, कभी आदमी की क्वालिटी, आदमी के करेक्टर को उसमें डाल देता है ना, ठीक है, देता है उसको। दैट इज विच इज नॉट अ ह्यूमन, जो कि ह्यूमन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स या कुछ भी है, लिविंग थिंग्स हो गए, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, ये शर्माती नहीं है ना, ये लिविंग थिंग्स हैं, पर ये आदमी तो नहीं है कम से कम ना। इसलिए आदमी वाले गुण अगर इनमें डाल रहे हो ना, तो ये क्या होगी? इनका
पर्सोनिफिकेशन हो गया, आदमीकरण हो गया, ठीक है, ये बात कही जा रही है ना। व्हेन पोएट गिव्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन माने आदमी वाली क्वालिटी ना, पर्सन क्वालिटी, यू कैन से ह्यूमन क्वालिटीज और करेक्टर्स, ठीक है, आर करेक्टर्स टू द थिंग्स, चीजों को, जब आदमी के करेक्टर, आदमी के चीज, आदमी के लक्षण को किसी नॉन लिविंग थिंग्स में डाल दिए जाते हैं, कभी कभी डाल देता है ना बातें करते करते, तो यही बात कही गई, टू द थिंग्स विच आर, जो कि विच आर, जो कि है, क्या है, आदमी नहीं है ना, उनमें आदमी के गुण डाल दे, विच आर नॉट अ ह्यूमन आर पर्सन, ह्यूमन, ठीक है, हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, लिख पाओगे ना, यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, लिख देना, है बात नहीं। तो व्हेन पोएट गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू द थिंग्स विच आर नॉट अ ह्यूमन, जो कि ह्यूमन नहीं है, उनमें आदमी की क्वालिटी डाल देता है कभी, जब लिखते समय, कविता करते, कभी की क्या है ना, कभी तो बहुत दूर तक सोच सकता है, जहां पर सामान्य आदमी नहीं जा सकता, खैर ना, ठीक है, खैर साहित्य की बातें अपनी जगह पर है। तो इसके लिए हम जरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, किरणें नाचती हैं, सुबह सुबह किरणें नाचती हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं, भंवरे गा रहे हैं, कोयल गीत गा रही है। अब ये सब गीत गाना, गुनगुनाना, नाचना, मुस्कुराना, ये सब किसके गुण है, आदमी के गुण है। अब फूलों के गुण तो नहीं है मुस्कुराना, पर कविता, कवि की क्या बात, वो तो कुछ भी सिद्ध कर सकता है ना, हम लोगों ने चर्चा करी थी पहली बार में ना। तो लिख दिया कवि ने अपनी बात को मजा देने के लिए ना, एकदम से वो कविता को अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, है बात नहीं, ये अट्रैक्शन ही तो बढ़ाने वाली बात है, शब्द फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलंकार है, शब्द सुंदरता बढ़ाने वाली ना। तो लिख लेते जरा, जैसे एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर, है ना, बेस्ट टीचर, है ना, हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, है ना, क्यों लिखवा लो, लिख देते हैं ना, एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा अध्यापक होता है। आप कई बार कहते हो ना, वक्त सब कुछ सिखा देता है, तो वक्त भी सबसे ज्यादा अच्छा, टाइम इज अ गुड टीचर, यू कैन से, है ना, बेस्ट टीचर यू कैन से, ठीक है, तो टाइम भी एक अच्छा अध्यापक, अध्यापक तो आदमी का गुण है, तो टाइम के में जब समय नॉन लिविंग है या लिविंग है या कोई भी थिंग्स है, लेकिन आदमी नहीं है कम से कम, इसलिए उसके अंदर क्या डाल दिया आपने, आदमी का गुण डाल लिया, अध्यापक आदमी का गुण है ना, इसलिए वो क्या हो गया, पर्सोनिफाइड हो गया, आदमीकरण हो गया उसका, टाइम का ना, एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव का क्या हो गया, आदमीकरण हो गया। टीचर किसका किसका गुण है, आदमी का गुण है ना, ठीक है, इसलिए एक्सपीरियंस को आपने टीचर बना दिया, तो आदमीकरण हो गया एक्सपीरियंस का, है ना, नहीं, ये हो गया। और अ लाई हैज नो लेग, एक झूठ के पास पैर नहीं होते, है ना, अ लाई हैज नो लेग, लेग्स ना, झूठ के पैर नहीं होते, पैर किसके लक्षण है, आदमी के लक्षण है, झूठ आदमी तो नहीं है कम से कम, लेकिन उसके अंदर पैर वाली बात कह दी ना, इसलिए वो झूठ का क्या हो गया, आदमीकरण हो गया, है ना, सारी बातें आप समझ पा रहे हो, है ना, ठीक है, आप इसमें मजेदार है, आप इसको पढ़िएगा, मजा लीजिएगा, ठीक है, इसके तमाम सारे एग्जाम्पल ढूंढिएगा किताब में या गूगल पे, खूब मजा लीजिएगा, है बात नहीं, पढ़ाई से मजा आने लगा, चीजें आसान हो जाती है अगर मजा आने लगे, अब वो चीजें लंबे समय तक नहीं करी जा सकती जो मजा, जिसमें मजा ना आए, इसलिए जो चीजें आपको करनी पड़ रही है उसमें मजा ढूंढिए, है ना, एक समय बाद आपको कुछ अच्छा पढ़ने का मन करने लगेगा अगर पढ़ाई से जुड़े रहोगे थोड़ा थोड़ा ना, ठीक है, सही समय में व्यक्ति का जब दिमाग शार्प होता है ना, तब पढ़ाई छोड़ देता है ना, एक उम्र के बाद दिमाग शार्प हो जाता है, वही चीजें का ज्यादा समझ आती लगती है, वही चीजें जो बचपन में कम समझ में आती थी, उसका कम मतलब समझ में आता था, संकुचित मतलब समझ में आता था, उसी छोटी सी लाइन का बहुत बड़ा मतलब समझ में आता है ना, एक शब्द के हजारों शब्द लिखा जा सकता है, हजारों पेज लिखा जा सकता है ना, एक ही शब्द पर, कैसे कि दिमाग शार्प हुआ धीरे धीरे ना, तो जो लंबे समय बाद दिमाग शार्प होता है तब लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, तो कितना, अब इसीलिए है बात नहीं, खैर
तो ये वाला कर लेगा ना। हम आपको एक और बोल दे रहे हैं ना, आप देख लेना, लाई हैज़ नो लेग, फ्लावर्स आर स्माइलिंग, सन रेज डांसिंग, सूरज की किरणें डांस कर रही, दुनिया भर की बात है ना। ये हो गया हमारी कहानी कहानी सारी ना, फिगर ऑफ स्पीच। तो अब आप समझ पा रहे हो ना कि फिगर दूसरा सवाल हमने तैयार, हमने कितना नंबर तैयार करा, 2 नंबर। अच्छा, ये फिगर ऑफ स्पीच का केवल यही 2 नंबर नहीं तैयार करा रहा, आप निबंध लिखोगे उसमें भी डाल सकते हो, अ लाई हैज नो लेग्स, ठीक है, देयर आर फिगर ऑफ स्पीच, अ लाई हैज नो लेग्स। उसके बाद में इससे इससे संबंधित कोई भी बातें लिख रहे हो तो एक लिख सकते हो लाइन, है ना, ठीक है। जो भी बातें हैं ना, तो इस सब शब्द का खूब महत्व है, हेडियम, फ्रेज, एनोनिम, सिनोनिम, ठीक है, होमोफोन्स, इन सब का खूब महत्व है। लिखने में मजा आता है जब लिखते हो ना, तो लिखने में एक तारतम्यता आती है ना। अपोजिट लिखा, फिर उसके अपोजिट लिखा, है बात नहीं, अच्छा बुरा, अपना पराया, हित हित अनहित, लेन देन, दुनिया भर की बातें लिखते हो ना, तो खूब मजा आता है लिखने में, एक तारतम्यता भी बनी रहती है। खैर, तो अभी हमने कितना तैयार करा, इस वाले सेक्शन का हमने 2 नंबर रेफरेंस का आता है वो तैयार कर लिया, 2 नंबर आता है टू आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन गिवन स्टेंजा, या फिर कई बार राइटिंग टू राइट अ डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच विथ सम एग्जांपल्स, है ना। तो ये डेफिनेशन आ सकता है लिखने को, तो भी हमने तैयार कर लिया, है ना। 2 2 4, है ना। अगेन एक सवाल और आता है 2 नंबर का, ठीक है, 3 सवाल आते हैं ना, तो एक सवाल ये, एक सवाल ये, फिगर ऑफ स्पीच का, ऑफ स्पीच एंड रेफरेंस, रेफरेंस का आता है, और एक सवाल और आता है, जैसे 2022 में सवाल आया है कि आप इस वाले स्टेंजा में ना रिदमिक वर्ड ढूंढिए, है ना। रिदमिक वर्ड मतलब होता है, रिदमिन क्या लिखा है, राइमिंग, राइमिंग वर्ड ना, मतलब तुकांत वाले ना, जैसे उसमें जैसे है ना, जैसे आपने गाना देखा, गाने के लास्ट वाली लाइन मिलती जुलती है ना, उसको बोलते हैं रिदम, लय, है ना। जैसे 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 कोई गाना आपने देखा होगा ना कि साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, आए और शर्माए, देखिए दोनों शब्द ना आपस में रिदम हो रहा है, लय है ना। तो ये सब क्या है, रिदमिक वर्ड है ना। तो अब लिख पाओगे धूमधाम से, जैसे इसमें स्टेंजा आया है, टाइगर्स, हम लास्ट का पढ़ते ना, आन जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ठीक है, ब्राइट टोपाज जेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो स्क्रीन ग्रीन देखिए मिल रहा नहीं लय, तो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स ना। तो आप इसको लिख लीजिए, लिख दीजिए भैया, देखिए तो 2 नंबर का हो गया, है बात नहीं। तो ऐसे सेंटेंस आ सकता है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कोई सवाल पूछ लिया गया, उसमें उससे हम पढ़िए, इसका मतलब जो है ना, इसमें ये सब बताइए, आंट जेनिफर्स क्या बना रही हैं, वाई आंट जेनिफर्स मेकिंग ड्राइंग टाइगर्स, क्यों बना रही हैं, है ना। स्टेंजा में मान लिया इसका उत्तर लिखा है, अगर समझ में, तो ये इसके 2 तरीके हैं, ये एक सवाल करने के, यानी कह पा रहे हो कि दूसरा जो तीसरा नंबर का सवाल है ना 2 नंबर का, वो वर्साटाइल है, वो कुछ भी पूछा जा सकता है, रिमिंग वर्ड्स पूछा जा सकता है, ट्रांसजेंडर से संबंधित कोई सवाल पूछा जा सकता है, या उसकी, जैसे इसमें पूछा गया, एक सवाल पूछा गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट इन 25 शब्द, तो 25 शब्द में इसकी सेंट्रल आइडिया लिखिए, जो 4 लाइन की कविता लिखी गई है। अब इस कविता को जो पढ़ेगा, सेंट्रल आइडिया मतलब होता है उसका केंद्र बिंदु, उसका मुख्य मुख्य जो निचोड़ क्या है, कवि कहना क्या चाहता है, तो वो जो कविता को समझ पाएगा वो लिख पाएगा। तो कविता समझने के आपको मीनिंग पता होना चाहिए, कविता पढ़ा होना चाहिए बस। अब 2 नंबर के लिए पूरी कविता पढ़ना है, 5 पाठ की ना, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे। हो सकता है ये सवाल ना पूछा जाए, उससे संबंधित कोई एक लाइन का सवाल पूछ लिया जाएगा ना, कि जो है कोई सवाल मान लीजिए लाइन आया ना, तो आंट जेनिफर्स जो है क्यों फियर थी उनके ना, वाई आंट जेनिफर्स फियर्स, किस कारण जो है वो डरी हुई थी, पूछा जा सकता है। देखिए इसका इसका आंसर इसमें है, स्टेंजा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो सवाल अगर वो तो आपकी लक की बात होगी कि सवाल ऐसा पूछ लिया गया जो स्टेंजा में उत्तर है, पढ़ा समझा, तो समझने की बात आ रही है ना, स्टेंजा को आपको समझना है, समझने के लिए हमने बताया ना कि मीनिंग पता होनी चाहिए, टेंस पता होना चाहिए, टेंस तो पता है ना, तो सारी बातें होगी ना। तो 2 नंबर ये भी तैयार हो गया, आप कह सकते हो मोटा मोटा। अगर टाइम मिलेगा तो 5 चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे, आपसे बता देंगे। इसलिए कविता पढ़ने में खूब मजा आता है, कविता ऐसे नहीं आपके 12वीं सिलेबस में कविता शामिल कर ली गई किसी लेखक की, उस कविता का बहुत महत्व होता है, उस कविता को पढ़ोगे तो मतलब अगर निकाल पाते हो, जो साहित्यिक चीजें होती है वो झकझोर देती है अंदर से, अगर नहीं झकझोर पा रहे तो साहित्य नहीं है, ठीक है, वो बकवास है, ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी होता है साहित्य पढ़ना।
तो ये हो गया हमारा 6 नंबर तैयार हुआ मोटा मोटा ना। 4 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया। अब देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आपके पास कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है ना। रीजनिंग लगाइए। देखिए इसमें आया 2022 में सवाल आया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे कितने वर्ड पोएम लिखे, कविता के नाम लिखे हैं? 3 कविता के नाम लिखे हैं ना, ABC, 3 कविता के नाम लिखे हैं। उनमें से किसी एक कविता का सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपके पास कितने कविता है? 5। तो कितने, 3 कविता तो दिए जाएंगे पक्का, कितने नहीं दिए जाने की संभावना है? 2, क्योंकि 5 में से 3 निकाल दोगे कितना, 3 तो आएंगे पक्का है, उनमें से एक लिखना है, तो 5 में से 3 निकाल लोगे कितना बचेगा? 2। रीजनिंग लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा स्मार्ट बनना जा सकता है ना, ठीक है। बैठा ना बनिए, मेरे कहने का मतलब ना, ठीक है। अभी एग्जाम, अभी नंबर लाने की जरूरत है आपको, बढ़िया सा हो गई पढ़ाई जितना होनी थी। खैर, तो 2 चैप्टर आप छोड़ सकते हो कोई भी, बचा कितना? 3। अब 3 चैप्टर है ना बचा, 5 में से 2 छोड़ दिया आपने ना, तो कितना चैप्टर बचा? 3। 3 चैप्टर की सेंट्रल आइडिया आपको आनी चाहिए, 3 चैप्टर की सेंट्रल आइडिया आपको आनी चाहिए, ठीक है। कैसे? अब 3 में से मान लिया 2 नहीं आएंगे पक्का है, आपने निकाल दिया ना 2, 5 में से 3 दिया जाता है हर बार, तो 2 तो नहीं आएंगे पक्का, मान लिया ये 2 नहीं आया, नहीं फंसा, लेकिन एक तो फंस जाएगा। अब 2 नहीं आएंगे, तो 3 में से आपने 3 याद कर रखा है, 2 नहीं आएंगे तो कितना, एक तो बचा कम से कम, तो एक आपका फंस गया। इसलिए रीजनिंग कहती है ना, 3 अगर याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा धूमधाम से, आपसे बाहर नहीं होगा सवाल, ठीक है। तो 3 सेंट्रल आइडिया आपको याद करने हैं, 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद क्या करने हैं? आप सही मायने में अगर बैधा इंसान नहीं हो ना, तो सेंट्रल आइडिया याद नहीं करी जाती है। चैप्टर को अगर पढ़ा है ढंग से ना, मतलब समझा है, मजा लिया है चैप्टर से। कविता इसीलिए दी जाती है कि आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग बढ़े हो, कविता पढ़िए, आपके अंदर ज्ञान का विकास हो, है ना। आप आदमी बने, आप व्यक्ति पैदा होता है जानवर होता है, जानवर वाले सारे गुण होते हैं उसके, सारे गुण जानवर वाले होते हैं, उसे सिखाया जाता है मार मार के, कूट कूट के सही बातें, आदमी बनाया जाता है उसका। आदमी तो सामान्य परिवार बनाता है ना, कुछ लक्षण परिवार की वजह से आता है, संस्कार जिसे कह लेते हो आप, कुछ संस्कार किताब समाज देते हैं, कुछ संस्कार स्कूल देते हैं, और बहुत सारा संस्कार जो आपके अंदर आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, आपकी कीमत को बढ़ाएगा। नॉलेज दैट इज गिवन बाय ओनली बुक एंड टीचर्स। तो आपको टीचर और बुक, इसलिए बुक को पढ़ना है बात नहीं, कविता को पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए, मजा लेना चाहिए, आपके कविता के एक अंश पता होना चाहिए ना, आपने कैसे पढ़ाई कहीं नहीं पढ़ा है ना, हम लोग तो मजा आता था पढ़ने की, मेरा है बात नहीं। खैर चलिए, लेकिन अब हो गया, क्या पता आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, खैर, पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, 3 चैप्टर की जो सेंट्रल आइडिया याद करनी है ना, उसको हम याद करा दें। याद करने के लिए हमारे पास क्या है, आपको पता है, हमें जो हमने अनुभव किया है कि, बताया ना हमने शुरुआत में चैप्टर में चर्चा करी थी, शुरुआत में चर्चा करी थी सेशन के, कि याद कोई चीजें कब होती है, जब कोई भी व्यक्ति पहली बार मिलता है ना, तो उससे हमारा परिचय होता है, उसका चेहरा, उसका कैरेक्टर हमारे दिमाग में बैठता है, बस वो याद तो हो रहा ही नहीं होता है। पर हमें जब दोबारा कहीं मिलता है अचानक कुछ समय बाद, फिर हमको याद आ जाता है, अरे ये व्यक्ति वहां मिला था, दबाव डाला थोड़ा सा, दोबारा अगर पता चला ना, हाँ अब वो रिकॉल भी हो गया, दिमाग में बैठा हुआ था, वो रिकॉल हो गया, तिबारा फिर अगर कहीं मिल गया तो वो पक्का हो जाता है कि हाँ वो व्यक्ति जो है दिमाग में बैठ गया, उसको नहीं भूलेगा कोई, इस टाइप की बातें होती है। कम से कम अगर आपको लिखना है, देखिए 2 तरीका सवाल होता है, एक होता है टिक करने वाला बहुविकल्पीय सवाल, बहुविकल्पीय वाले सवाल में क्या जरूरत होती है, क्लिक कर जाए दिमाग, एक बार याद आ जाए थोड़ा सा, उसमें लिखा होता है, पढ़ करके याद आ गया, हाँ ये नहीं होगा, कम से कम ये पढ़ा था, याद तो नहीं है लेकिन देखा तो इसे याद आ गया, वो हो गया बहुविकल्पीय। तो उसमें एक बार अगर पढ़ोगे ना, दोबारा अगर कहीं मिल जाएगा वो सेंटेंस लिखा, तो याद आ जाए, अरे यही पढ़ा था वहां पे, है ना। तो ये एक तरीका हो गया बहुविकल्पीय के लिए ना। लेकिन अगर लिखना है, राइटिंग करना है, तो आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, वो आपके दिमाग में भरा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ताकि वो लिख सको। लिखना कलम हाथ तभी चलती है जब आपके दिमाग बार बार बोल रहा हो, फट ना, ठीक है। ऐसा कब होगा, हमने कहा ना, एक बार मिला फिर क्लिक करा, हाँ ये वही व्यक्ति है, दूसरी बार याद करा तो वो अब ओपन हो गया। इसलिए कम से कम 3 बार आपको लिखने की जरूरत है मेरे हिसाब से, पहली बार 3 बार लिखने की जरूरत है, 3 बार सेंट्रल आइडिया को लिखने की जरूरत है अपने हाथ से कॉपी में। अच्छा, ये रीजनिंग ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, अनुभव से बता रहा हूं, ठीक है।
लिखने की जरूरत है ना, पहली बात। और क्या जरूरत? दूसरा, आपने देखा होगा दो चीजें। एक चीजें होती है जो समझ में नहीं आ रही पर याद कर लिया, उसको याद करने में बहुत मेहनत लगती है, पर रटी जा सकती है। रटी, आपने चीजों को याद करा, रटा, भूल गए तो आपके पास कोई आधार नहीं है उसको दोबारा याद करने का। याद कर गया तो नमस्ते, तो बढ़िया, और नहीं आया तो स्विच ऑफ, नमस्ते चाहिए। लेकिन यदि आपने याद करा है, रटा है, यानी शब्द टू शब्द उसके आपने रटा है, साथ में उसको समझा भी है, उसका मतलब भी समझा है ना। जैसे आपने रटा है कि ये पुल पुल सड़क पे पुल बनाए जाते हैं गाड़ियों को ऊपर से निकालने के लिए, या ट्रैफिक को जो है कंट्रोल करने के लिए सड़क पे पुल बनाए जाते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने, जाम से बचने के लिए। अब आपने इसे रटा, ट्रैफिक को सड़क में पुल बनाए जाते हैं जाम से बचने के लिए। मान लिया शब्द टू शब्द आप भूल गए, पर आपने समझ रखा है, ध्यान दे रखा, सोच कर रखा है, आपने इमेज बना कर रखी है ना। ट्रैफिक पे पुल बनाया गया, देख भी लिया, ये पुल बनाया गया ना, और ये सड़क पे, इसमें देखिए ये रोड पे जा रही कार उस तरफ जा रही है ना, नीचे से लोग निकल रहे हैं, तो सब आपस में जो है मैनेज हो गया। अब ये बात मान लिया शब्द भूल गए, तो ये याद आ गया, कार ऊपर से जा रही है, लोग निकल रहे हैं, समझ याद आ गई तो शब्द याद आ जाएगा। पुल जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो, रटना प्लस समझना, ये दो हथियार हैं चीजों को याद रखने के लिए मेरे हिसाब से, है ना। कई बार होता है शब्द नहीं समझ में आता, हमें फिर भी हमारा रट जाता है। जैसे मुझे अभी भी याद है, अंधेरी नगरी अनबुझ राजा का एक मैंने पढ़ा था, पात्र उसके रटे थे मेरा, महंत कुजड़ी नारायण दास गोबंदा शिष्य राजा फरियादी कल्लू बनिया कारीगर चुने वाला भिस्ती कसाई गाड़िया कोतवाल सिपाही, इतने पात्र उसमें थे। शब्द याद है क्योंकि शब्द को रटा, कई बार रटा, दिमाग में बैठ गया, ठीक है। तो रटने से भी होता है क्या, इसका कोई मतलब है? पर रटने से भी होता है, इसका मतलब आप रटना को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल। समझना भी होता है उसको और मजबूत बनाने के लिए, उसको मदद करने के लिए, उस चीज का यूज करने के लिए समझ होना जरूरी है ना। तो समझना और रटना, लिख कर याद करने, ये रटना हो गया, आपका काम है। मैं क्या करूंगा, मैं सेंट्रल आइडिया, 3 सेंट्रल आइडिया को लिखवा दूंगा अपने शब्दों में, ठीक है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस में, उसका भाव, केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय भाव, केंद्रीय विचार उस कविता का हम लिखवा देंगे। 2-3 किताबें हमारे पास हैं, उनमें सबका मिक्स करके पढ़ेंगे और उसमें लिखवा देंगे आराम से। तो एक सेशन और ले लेंगे सेंट्रल आइडिया का, 3 सेंट्रल आइडिया हम लिखवा देंगे, लिखवा कर समझा देंगे, और फिर उसको आप लिख कर रटना है, बात नहीं, 3 दफा लिखना, आप याद हो जाएगा ना, समझना और याद होना दोनों हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। मेहनत करते रहिए, चीजें तैयार हो जाएंगी ढंग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत समय है अभी, है ना।